नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन डेप्थ। तो दोस्तों, हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे पिछली क्लास में हमने जो इसका बैकग्राउंड था उसको डिस्कस किया था कि कैसे जो इंडिया की जर्नी है डेवलपमेंट की वो स्टार्ट होती है, और उसके लिए जो है हमें कई सारे आइडियाज़ को लेके डिस्कशन जो है सोसाइटी में, कंट्री में देखने के लिए मिलता है। फिर उसके साथ गवर्नमेंट ने कैसे जो है प्लान बेस्ड इकोनॉमी का जो रास्ता है वो चुना, एक मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ हम लोग गए, और जिसके लिए हमने एक प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया। और जब हमने प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया 1950 में, तो उस प्लानिंग कमीशन ने इंडिया के लिए एक फोरकास्ट, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, और वो ब्लूप्रिंट इंट्रोड्यूस हुआ था 1951 में, जो 5 ईयर के लिए था। तो 1951 से लेकर 1956 तक ये जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान वो रहा। तो अब हम लोग उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको समझने जा रहे हैं कि वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या था। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली हम बात करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। देखिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेसिकली जब प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया बना 1950 में, तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वो क्यों बनाया गया, उसका काम ही यही था कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाना। ठीक है, क्योंकि बिकॉज यू नो वेरी वेल कि प्लानिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्लानिंग किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी वर्क हम कर रहे हैं, कोई भी टास्क हम कर रहे हैं, तो एवरीवेयर वी रिक्वायर्ड प्लानिंग। ठीक है, और जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को लेकर, तो हम प्रॉपर तरीके से उसको नहीं कर सकते हैं। तो ठीक वैसे ही जब हम बात करते हैं देश की इकनॉमी के लिए, तो देश की इकनॉमी के लिए भी ये नेसेसरी हो जाता है कि हमारे पास क्या प्लान है। ठीक है, तो उसके लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया 1950 में। और प्लानिंग कमीशन का क्या काम था कि इंडिया के लिए डेवलपमेंट के लिए क्या करना, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाना है। ठीक है, गवर्नमेंट को सजेशन देना। ठीक है, तो वैसे ही जो प्लानिंग कमीशन था उसने प्लान्स जो है सजेस्ट किए, और सबसे पहला जो प्लान हमें देखने के लिए मिला फर्स्ट 5 ईयर प्लान, वो कब इंट्रोड्यूस हुआ 1951 में, जो 1951 से लेकर 1956 तक रहा। अब देखो, अब बिकॉज फर्स्ट 5 प्लान बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको के एन राज प्लान भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको जो बनाने वाले आर्किटेक्ट थे उनका नाम था के एन राज। सो दैट इज़ वाई ये प्लान जो है वो के एन राज प्लान के नाम से भी जाना जाता है। अब के एन राज जो थे वो एक इकोनॉमिक्स थे, और उनका ये मानना था कि इंडिया को जो अपनी जर्नी जो हमने डेवलपमेंट की स्टार्ट की है, हमें कुछ टाइम जो है इस जर्नी को कैसे लेके जाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा स्लो लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो ये उनका कहना था, जो हमारे इकोनॉमिक्स थे के एन राज। और उसके साथ साथ जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया, तो उस 5 ईयर प्लान में यानी कंप्लीट 5 ईयर के लिए जो गवर्नमेंट थी उसने किसको एड्रेस किया, उसने एग्रीकल्चर सेक्टर को एड्रेस किया। अब देखो दोस्तों, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर को ही क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, एड्रेस किया गया। देखिए, जब इंडिया आज़ाद हुआ था ना, तो उस टाइम में हमारी जो देश की टोटल पॉपुलेशन अगर मैं बात करूँ तो 70% के आसपास, ठीक है, जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थी। और अगर मैं प्रेजेंट टाइम में भी बात करूं कि हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर्स हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, या सर्विस सेक्टर हो, टर्शरी सेक्टर हो, तो आज प्रेजेंट टाइम में भी इंडिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, ठीक है, वो किस में इन्वॉल्व है, वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसलिए इंडिया की इकोनॉमी को एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी भी कहा जाता था। कैसी इकोनॉमी? एग्रीकल्चर बेस्ड। अब ये कैसे हम किसी इकोनॉमी को पर्टिकुलर इकोनॉमी कह सकते हैं, जैसे अमेरिका की जो इकोनॉमी है, या दूसरी देशों की जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की इकोनॉमी है वो इंडस्ट्रीज़ बेस्ड इकोनॉमी, लाइक जापान। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को डिसाइड किया जाता है कि उसकी जो टोटल पॉपुलेशन है, यानी कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वो किस सेक्टर में इन्वॉल्व है। तो अगर हम बात करें इंडिया में, तो आज भी अगर हम देखें तो इंडिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो किस में इन्वॉल्व है, वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। हालांकि हम लोग जब हमारी शुरुआत हुई थी इंडिपेंडेंस के टाइम में, तो उस टाइम हम एग्रीकल्चर सेक्टर में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी वो हमें देखने के लिए मिलती थी। लेकिन अब हम एक शिफ्ट भी देख रहे हैं कि हम लोग जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से कहाँ पे, सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी, या फिर हम बोले कि टर्शरी सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसलिए इंडिया की जो इकोनॉमी का जो शिफ्ट हो रहा है वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से सर्विस सेक्टर की ओर हो रहा है। इसलिए जो है सर्विस सेक्टर इंडिया में अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो वर्किंग है वो किस में है, सर्विस सेक्टर में। ठीक है, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो उस टाइम में मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थी, और एग्रीकल्चर सेक्टर की सबसे खराब हालत हमें देखने के लिए मिली, क्योंकि ब्रिटिश जो पॉलिसीज़ थी उन्होंने किस तरह से जो हमारी एग्रीकल्चर एरिया था, जो हमारी एक खुद की सेल्फ डिपेंडेंसी थी, उसको भी हम क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। और एग्रीकल्चर जो था वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था ब्रिटिश पॉलिसीज़ के कारण। ठीक है, और हमें फूड क्राइसिस भी हम देख रहे थे बिहार, बंगाल में। ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे फूड क्राइसिस जो है वो हमें देखने को मिला। और हम मेनली जो कॉटन है या फिर जो रॉ मटेरियल जैसे इंडिगो वगैरह जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को रिक्वायर्ड थी, ठीक है, वो रॉ मटेरियल को सिर्फ हम क्या कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की तो बहुत बुरी हालत थी। ठीक है, और ऐसे में देश की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो किसमें इन्वॉल्व है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है गवर्नमेंट के लिए कि जब हमने 5 ईयर प्लान को बनाया, जब हम देश का डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट रूप से जो
फोकस करना पड़ेगा वो किसकी तरफ करना पड़ेगा, वो एग्रीकल्चर सेक्टर की ओर फोकस करना पड़ेगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या करा, एग्रीकल्चर सेक्टर की ओर फोकस किया। ठीक है, तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था पूरे 5 साल के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस किया। ठीक है, और जो उसकी प्रॉब्लम्स है उसको टैकल करने की कोशिश करी, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर के लिए जो उसको प्रमोट करने के लिए जो फैसिलिटीज़ हो सकती हैं पॉसिबल, वो सब गवर्नमेंट ने करी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट ने जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कि डैम्स वगैरह जो हैं बनाए, इरीगेशंस की जो फैसिलिटीज़ हैं उसको अवेलेबल कराने के लिए कैनल्स वगैरह बनाई गई। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो सबसे इंपॉर्टेंटली फोकस किया गया वो किस पे किया गया, एग्रीकल्चर सेक्टर पे किया गया। ठीक है, कृषि पे किया गया, खेती पे किया गया। ये आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब इंट्रोड्यूस हुआ, या फर्स्ट 5 ईयर प्लान को बनाने वाले कौन थे, या फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किस पे जो है मेनली फोकस किया गया। तो बेसिकली जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो बेसिकली 1951 में इंट्रोड्यूस किया गया। उसको बनाने वाले जो मेन जो आर्किटेक्ट थे वो कौन थे, के.एन. राज थे, और साथ ही साथ इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया गया था। ठीक है, जिसमें डैम्स बनाए गए, इरिगेशन फैसिलिटीज को अवेलेबल कराया गया। और ऐसा क्यों किया गया, ताकि जो फूड सिक्योरिटी है ना, उसको हम इंश्योर कर सकें और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई आज भी अगर हम देखें तो मतलब हमारी पॉपुलेशन की जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो कहाँ पे रहती है, गाँव में रहती है, रूरल एरिया में रहती है। तो ऐसे में यहाँ पे फोकस करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और साथ ही साथ जो हमारे उस टाइम में जो प्लान बनाने वाले प्लानर्स थे, जो गवर्नमेंट थी, उनका मेन फोकस क्या था, उनका मेन फोकस ये था कि कैसे करके देश की नेशनल इनकम को क्या किया जाए, जो है उसको इंक्रीज़ किया जाए, उसको रेज़ किया जाए। और ऐसा तभी हो सकता है कि जब लोगों के क्या हो, सेविंग हो। जब लोग सेविंग उनकी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उनकी जो इनकम है ना, वो बढ़ेगी। जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो देश की इनकम बढ़ेगी। तो ये कुछ मेन जो एरियाज थे जिनके ऊपर क्या किया गया, टारगेट किया गया थ्रू दी फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब हम कुछ अचीवमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान की क्या अचीवमेंट्स थी। देखिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान की अचीवमेंट्स बेसिकली क्या थी, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूप से जो फोकस किया गया था वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया गया था, कि देश का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए और उसको कैसे प्रमोट किया जाए। ठीक है, और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर में फूड ग्रेन्स है उसके प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ाया गया, उसके लिए मतलब जो है इनिशिएटिव्स लिए गए। और साथ ही साथ जो हमारी डिपेंडेंसी थी, मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश कॉलोनी का ब्रिटिश जो रूल था उसका एक ही मकसद था, क्या था कि भाई वो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करे। तो हमारे खुद के लिए जो फूड ग्रेन्स है उस पर उनका फोकस नहीं था, इसलिए कई सारे फूड क्राइसिस भी हमें देखने के लिए मिली, और हमारी जो डिपेंडेंसी थी ग्रेन्स के मामले में वो दूसरे देशों पर बढ़ गई थी। तो इसको भी मतलब सॉल्व करने की कोशिश की गई। उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, आप सब जानते हैं कि इंडिया में आज भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो मेनली मानसून पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो थी वो बहुत पुअर थी। डैम्स वगैरह जो थे वो इतने मतलब ब्रिटिशर्स के थ्रू नहीं बनाए गए थे कि जिससे इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो सके फार्मर्स के लिए। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के थ्रू क्या किया गया कि हम प्रोडक्शन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इंप्रूव तभी कर सकते हैं जब हम फैसिलिटीज़ को अवेलेबल कराएंगे, और जो इरिगेशन है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपका एग्रीकल्चर के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस टाइम में इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई, बड़े बड़े डैम्स जो है वो बनाए। जैसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी जो है वो आ सकता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के थ्रू जो है भाखड़ा नांगला डैम आपने सुना होगा, ये बहुत फेमस डैम है, इसको बनाया गया। उसके साथ हीराकुंड डैम बनाया गया, दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है उसको शुरू किया गया। ये कुछ इनिशिएटिव्स थे जो गवर्नमेंट की तरफ से थ्रू दी फर्स्ट 5 ईयर प्लान लिए गए। इसके साथ साथ कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हालांकि जो मेन फोकस था, जो मेन प्रायोरिटी थी वो किसकी तरफ थी, वो एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ थी। लेकिन उसके साथ साथ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, रूरल एरिया में जो रूरल इकोनॉमी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी ग्रोथ करने पे थोड़ा ध्यान दिया गया। इसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उसको कंट्रोल करने की जो है वो कोशिश की गई। ये कुछ अचीवमेंट्स थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी फेलियर्स, ठीक है, ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब उसके क्या फेलियर्स थे, देखिए मैंने आपको बताया कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में मेनली फोकस किसके ऊपर था, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर मेनली फोकस था। और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज़ थी उसको थोड़ा सा क्या किया गया था, नेग्लेक्ट किया गया था, जिसके कारण जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो हमारी काफ़ी लिमिटेड थी। ठीक है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर पर मेनली फोकस था, और जिसके कारण जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था हमारे देश का वो काफ़ी स्लो था। तो ये उसका मेन फेलियर था। उसके बाद जो नेक्स्ट था, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो लगातार ग्रो कर रही है ना, पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्रोथ हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो उस हिसाब से जो अब क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो करेगी तो पॉपुलेशन के साथ साथ जो है वो डिमांड्स भी ग्रो करेंगी, है ना। अब डिमांड्स को बैलेंस करने के लिए हमारे पास उस परसेंट में सप्लाई भी होनी चाहिए, वो मैं किसी भी टर्म में, जैसे गुड्स के टर्म में हो या ग्रेन्स के टर्म में हो। तो पॉपुलेशन तो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन उस हिसाब से जो पर कैपिटा जो ग्रेन्स है, ठीक है, वो नहीं थी। ठीक है, वो उतना जो ग्रोथ है वो हमें देखने के लिए नहीं मिला। इसके साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये भी जो एक मेजर प्रॉब्लम थी उस टाइम में भी और आज की डेट में भी इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी जो है मेन चैलेंज है ये, कि कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकें। तो चूँकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस किया गया और दूसरा जो सेक्टर था जैसे इंडस्ट्रीज़ थी, तो उन पे इतना मेनली फोकस नहीं हुआ, जिसके कारण जो
एम्प्लॉयमेंट है वो इतना जनरेट नहीं हो पाया थ्रू द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो ये कुछ इसके फेलियर्स थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के क्या क्या कंक्लूजन थे। देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज जो हम 2025 में पहुंचे हैं, जैसे हम अगर मैं बात करूं कि हम बच्चा जो पढ़ना स्टार्ट करता है वो प्री स्कूल से स्टार्ट करता है, सपोज वो नर्सरी से स्टार्ट करता है। ऐसा नहीं कि वो नर्सरी में सब कुछ सीख लेता है, वो क्लास बाई क्लास जब वो सीखता है वो स्टेप बाय स्टेप सीखता है, ठीक है। ईयर टू ईयर उसमें जो है वो ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। तो वैसे जब हम देश की बात करते हैं तो जब हमारे देश की जो जर्नी जो स्टार्ट होती है डेवलपमेंट की आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका काफ़ी बड़ा रोल था, काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव था, क्योंकि जो उसकी जर्नी की जो स्टार्ट होती है, जो फाउंडेशन रखी जाती है वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के थ्रू ही रखी जाती है, और आगे चल के सेकंड 5 ईयर प्लान भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो भविष्य कैसा होगा, है ना, आज जो हम प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं इंडिया को, तो इसकी जो शुरुआत थी वो कहाँ से हो गई थी, इसका जो फाउंडेशन था वो यहीं से फर्स्ट 5 ईयर प्लान के थ्रू हो गया था, ठीक है। और उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें हम शुरुआत में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम किया पूरे 5 साल। उसके बाद आने वाले 5 साल हमने किस पे फोकस किया, वो हमने इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड 5 ईयर प्लान। अब देखिए अब सेकंड 5 ईयर प्लान आ गया, ठीक है। अब इस बीच क्या होता है कि एक इंपॉर्टेंट जो है हमें इंसिडेंट देखने के लिए मिलता है कि कांग्रेस का एक सेशन होता है कहाँ पे, मद्रास सिटी में, जिसको हम आवड़ी सेशन भी कहते हैं। अब आवड़ी सेशन जो है वो मद्रास में होता है, जिसमें कांग्रेस क्या डिक्लेयर करती है कि उसका जो पैटर्न होगा डेवलपमेंट का वो कैसा होगा, वो सोशलिस्ट पैटर्न जो है सोसाइटी में पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। ये कांग्रेस अपने सेशन में डिक्लेयर करती है कि भाई जो देश है उसमें जो सरकार डेवलपमेंट करेगी वो डेवलपमेंट कैसा हमें देखने के लिए मिलेगा, सोशलिस्ट टाइप का जो पैटर्न है सोसाइटी का वो देखने के लिए मिलेगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो नेहरू थे उनका जो शुरू से जो झुकाव था वो किसकी तरफ था, उनका झुकाव जो था वो आपका सोशलिस्ट डेवलपमेंट की तरफ था। और इसलिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम नेहरू जी ने जो है प्लान बेस्ड इकोनॉमी का रास्ता चुना, ठीक है। और इसका रीज़न भी था क्योंकि जो यूएसएसआर था उसने प्लान बेस्ड इकोनॉमी जो एक अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो है पूरी दुनिया के सामने रखा, तो उसके थ्रू काफ़ी कुछ उसने अचीव भी किया। आप देखिए कि वो सीधा यूएस को जो है वो टक्कर दे रहा था, है ना, और टक्कर वो काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंटली उसने दी और हर एरिया में दी, चाहे वो इकोनॉमी के बेस में हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेस में हो, ठीक है, चाहे वो किसी दूसरे फील्ड में हो। तो हर फील्ड में जो है हमने देखा कि कैसे यूएसएसआर ने जो है यूएस को जो है कम्पीट किया, उसको कैसे टक्कर दी। तो ये कुछ उसकी अचीवमेंट्स भी थी, और इसी अचीवमेंट्स को ध्यान में रखते हुए जो उस टाइम में जो गवर्नमेंट थी उसका झुकाव कहीं ना कहीं हमें जो है वो एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी की तरफ देखने के लिए मिला। और ये हम जब गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिए गए उसमें भी हम ये साफ देख सकते हैं कि कैसे गवर्नमेंट ने जो एक सोशलिस्ट जो मॉडल के जो फीचर्स होते हैं उसको अडॉप्ट किया। अब देखिए सेकंड जो 5 ईयर प्लान था, सेकंड 5 ईयर प्लान में बेसिकली गवर्नमेंट ने किस पे फोकस किया, मेनली हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया। देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई गई, ठीक है, और काफ़ी सारे जो जैसे आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं, मशीनरी प्लांट्स हैं, ठीक है, और भी कई सारे जो प्लांट्स हैं वो जो है सेटअप किए गए। तो सेकंड 5 ईयर प्लान का जो मेन फोकस था वो किसके ऊपर था, देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, देश में इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना, ठीक है। अब ये जो प्लान था वो किसने प्रिपेयर किया था, ये प्रिपेयर किया था पीसी महालनोबिस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज प्रिपेयर्ड बाय दी के.एन. राज एंड द सेकंड 5 ईयर प्लान वॉज प्रिपेयर्ड बाय दी पीसी महालनोबिस। तो पीसी महालनोबिस जो थे उनकी लीडरशिप में जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो क्या किया गया था, तैयार किया गया था। और इसमें जो फोकस था वो किसके ऊपर था कि देश का रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। अब देखो मैंने आपको बताया था जो के.एन. राज इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान प्रिपेयर किया था, उनका ये कहना था कि इंडिया को जो डेवलपमेंट की जो शुरुआत करनी है वो हमें ग्रोथ अभी शुरू कैसे रखनी, थोड़ी स्लो रखनी है ना, जैसे स्टेप बाय स्टेप जो है हम थोड़ा स्लो जो है करके हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो सेकंड 5 ईयर प्लान था जो पीसी महालनोबिस ने तैयार किया, उनका ये कहना था कि भाई हमारे देश का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, रैपिडली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम वेट करेंगे, स्लोली आगे बढ़ेंगे, नहीं, क्योंकि हमारे सामने काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। जैसे कि मैं बताऊं कि फर्स्ट 5 प्लान में जो भी इनिशिएटिव लिया गया उसका हमें रिजल्ट इतना अच्छा देखने के लिए नहीं मिला। तो हम उन प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करना चाहते हैं, टैकल करना चाहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना चाहते हैं, ठीक है, ग्रोथ को जो है इन्हेंस करना चाहते हैं, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को काम देना चाहते हैं, है ना, प्रोस्पेरिटी लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जल्द से जल्द जो है वो देश का विकास करना होगा। और वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो पॉसिबल हो सकता है जब हम देश में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगाएं। तो इसी से क्या होगा कि हमारी जो इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी है वो भी आएगी, और जो हम गुड्स के मामले में जो दूसरे देशों पर निर्भर है वो भी क्या होगी, कम होगी। तो बेसिकली जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो कब से कब तक का था, वो 1956 से लेकर 1961 तक रहा, ठीक है, जिसमें मेनली इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया और देश में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, नई नई इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया गया, ठीक है, और नई नई जो
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उसको भी जो है लगाया गया, और इसको बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल था वो किसका था, पीसी महालनोबिस का था। आप थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए पीसी महालनोबिस जो है इनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स भी कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज अ एमसीक्यू आ सकता है एग्जाम में कि हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स, तो वो है आपके कौन, पीसी महालनोबिस। ठीक है, ये काफ़ी फेमस जो थे हमारे उस टाइम में देश के इकोनॉमिक्स थे, जिन्होंने सेकेंड 5 ईयर प्लान को प्रिपेयर करने में अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड सेकंड 5 ईयर प्लान, एंड हाउ फर्स्ट 5 ईयर प्लान इज डिफरेंट फ्रॉम द सेकंड 5 ईयर प्लान। जहां फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ पे फोकस किया गया, नए नए डैम्स बनाए गए, इरीगेशन फैसिलिटीज़ को अवेलेबल कराया गया, एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया। तो वहीं सेकंड 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया गया, देश में नई नई इंडस्ट्रीज़ की स्थापना की गई। अब हम इसकी भी कुछ अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसकी क्या अचीवमेंट्स थी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो देश में शुरू हुई, और कई सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, आयरन एंड स्टील प्लांट्स है जैसे कि भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, ठीक है, यहाँ पे जो है स्टील प्लांट्स को स्टैब्लिश किया गया। उसके बाद हैवी मशीनरीज इंडस्ट्रीज़ को जो है वो स्टैब्लिश किया गया, केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो थी उस देश में उसकी स्थापना की गई। तो आज जो हम भारत को देख रहे हैं, है ना, आज भारत में कई सारी जो है जैसे मैं बात करूँ टेल्को, टिस्को, बहुत सारी ऐसी जो है नेशनल स्टील प्लांट, ठीक है, जो है वो देखने के लिए हमें मिल रहे हैं। तो ये जो आज जो हम देख रहे हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसका जो फाउंडेशन है वो यहाँ पे रखा गया था थ्रू दी सेकंड 5 ईयर प्लान, और उसके बाद धीरे धीरे हम ग्रो करते करते जो है आज यहाँ तक पहुँचे। आज जो है इंडिया स्टील एंड आयरन प्रोडक्शन के मामले में वर्ल्ड के टॉप प्रोड्यूसिंग जो है कंट्रीज़ में इन्वॉल्व होता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया, ये पॉसिबल हो पाया यहीं से जब इसमें जो है फाउंडेशंस जो है इन इंडस्ट्रीज़ की देश में रखी गई। कई सारे पब्लिक सेक्टर्स जो है वो स्टैब्लिश किए गए, उनको एक्सपेंड किया गया, ठीक है, जैसे कि भेल हो गया, भारत हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, आप सब जानते हैं कि ये जो है एक महारत्न नवरत्न कंपनीज, ठीक है, वो आज की डेट में है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने का मतलब ही नहीं कि हमने सिर्फ इंडस्ट्रीज़ लगा दी, नहीं, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए हमें उनको एक वैसा इन्वायरमेंट भी क्रिएट करके देना पड़ेगा। लाइक या मान लो जो एक फैक्ट्री है, ठीक है, अब फैक्ट्री में कोई भी सामान बन रहा है, तो सामान बन रहा है तो उसको लिए क्या चाहिए, उसको रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, लेबर चाहिए, फिर उसके बाद मार्केट तक उसको पहुंचाने के लिए क्या चाहिए भाई, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। तो इन सब में एक क्या चीज़ जो है टर्म आ रहा है वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, कि भाई देश में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए ना। जब हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो फिर इंडस्ट्रीज़ कैसे डेवलप करेंगी। और आज भी आप देखो कि गवर्नमेंट का जो सबसे मेनली फोकस है वो किसके ऊपर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, कि कैसे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। देखो अगर हम बात करें, इंडिया और चाइना ने डेवलपमेंट की जर्नी एक साथ स्टार्ट की थी, लेकिन आज चाइना इंडिया से काफ़ी आगे निकल चुका है, और एक रियलिटी है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, एक तो रीज़न ये है कि चाइना ने हमसे पहले इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया और 1970 के डेकेड में अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, ठीक है, 4 एरियाज़ में मॉडर्नाइजेशन जो थे वो लिए, जिसके बारे में मैं जो पार्ट ए है आपका कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसमें इसको और भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो कुछ उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए, और हम वो रिफॉर्म्स काफ़ी बाद में लेके आए 1991 के आसपास, एलपीजी। उसके बाद जो चाइना ने मेनली वर्क किया वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में किया, उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी डेवलप किया, रोड्स बनाए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव किया, ठीक है, कम्युनिकेशन जो थी उसको इम्प्रूव किया, जिसके कारण वहाँ पे वो अट्रैक्ट कर पाया दुनिया की मेजर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको, और उन्होंने उस देश में चाइना में इन्वेस्ट भी किया, जिसके कारण आज चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन के जो है वो उभरा है। और इतना बड़ा हब बना है कि आप देखो कि वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी है। और अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, तो वर्ल्ड बैंक का भाई ये कहना है कि बाय द 2040, ठीक है, 2040 तक जो है वो जो है चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, जिस हिसाब से वो अभी प्रेजेंट टाइम में ग्रोथ कर रहा है। तो आप देख सकते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आज की डेट में गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो फिर जो है हमारे देश में डेवलपमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा। और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, रोड है, रेलवेज है, इलेक्ट्रिसिटीज़ है ना इसको। और उसके साथ साथ जो है हायर जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक है, जो है इसमें टोटल अगर हम देखें तो 4.2% जो है वो ग्रोथ रेट हमें देखने के लिए मिली, जो कि पिछले 5 ईयर प्लान से ज़्यादा थी। अब इसके कुछ फेलियर्स भी थे, ठीक है, क्या फेलियर्स थे, क्योंकि देखिए हमारी इंडिया की जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसकी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा थी, जिसको हम 5 साल में जो है सॉल्व नहीं कर सकते थे, या 5 साल में उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है। तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो क्या हो गया, पहले हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया, अब हम मैन्युफैक्चरिंग पे आ गए। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको क्या किया गया, नेग्लेक्ट किया गया, जिसके कारण कई सारी शॉर्टेज जो है वो हमें फूड्स में देखने के लिए मिली। और आगे चल के गवर्नमेंट को जो है फूड क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए एग्रीकल्चर जो है ग्रीन रेवोल्यूशन को भी स्टार्ट करना पड़ा, जिसके हम बारे में हम वीडियो के आगे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ इन्फ्लेशन हमें देखने के लिए मिला, बजट डेफिसिट मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट की जितनी इनकम है, ठीक है भाई, गवर्नमेंट जो है वो जितनी कमाएगी वो उतना तो वो खर्च करेगी ना, लेकिन गवर्नमेंट की इनकम है कम लेकिन एक्सपेंडिचर है ज़्यादा। तो इससे क्या होगा कि भाई जो गवर्नमेंट का जो बजट डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला, बजट डेफिसिट हमें देखने के लिए मिला, और अनएम्प्लॉयमेंट जो एक मेजर प्रॉब्लम थी वो भी बनी
की बनी रही, है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जो है इतनी जॉब्स को क्रिएट नहीं किया जिस हिसाब से हमारे देश की पॉपुलेशन थी और जिस हिसाब से पॉपुलेशन में हमें ग्रोथ देखने के लिए मिला। तो ये कुछ फेलियर्स भी थे सेकंड 5 ईयर प्लान के। आप कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। देखिए कंक्लूजन के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के थ्रू एग्रीकल्चर पे जहां फोकस किया गया, तो वहीं सेकंड 5 ईयर प्लान के थ्रू इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया, ठीक है ना। और बेसिकली क्या था कि जो आज हम देख रहे हैं, इंडिया जो है हमारे यहाँ कई सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, कई सारे बड़े बड़े प्लांट्स हमारे पास है और कई मामलों में इंडिया लीडिंग भी कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ तक पहुँचा कैसे, ठीक है। तो उसकी जो शुरुआत होती है, वो जर्नी की जो शुरुआत होती है वो सेकंड 5 ईयर प्लान के थ्रू होती है, जिसके थ्रू देश में कई सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको सेटअप किया जाता है, ठीक है, उसकी स्थापना की जाती है। तो इस तरीके से जो हमारे देश की जो इकोनॉमी है, जो उसके डेवलपमेंट की जर्नी है, वो क्या होती है दोस्तों, वो शुरू होती है। हालांकि इसके कुछ फेलियर्स भी रहे, मैंने आपको डिस्कस किया भी कि इसमें जो है हमें उतना डेवलपमेंट देखने के लिए नहीं मिला जितना कि हमने एक्सपेक्ट किया था, जितनी कि हमने उम्मीद की थी, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड 5 ईयर प्लान आता है, वो भी उसमें जो सेकंड 5 ईयर प्लान है वो उसी की तरह सिमिलर होता है, जिसमें इंडस्ट्रीज पे फोकस किया जाता है, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेजर आउटकम्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। अब हमने 5 ईयर प्लान्स तो बना लिए, लेकिन इनके क्या क्या आउटकम्स रहे उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी मेजर आउटकम्स, ठीक है। अब हमने देखा कि भाई हमने जो है प्लानिंग कमीशन के थ्रू प्लान बनाया, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, ठीक है, उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान आया, फिर थर्ड 5 ईयर प्लान आया, ठीक है। तो ये जो 5 ईयर प्लान्स आए, ठीक है, तो इसका क्या आउटकम्स हमें देखने के लिए मिला, क्या उसका रिजल्ट हमें देखने के लिए मिला, अब हम थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। देखिए जो हमें आउटकम्स देखने के लिए मिले वो मेनली 3 तरीके के आउटकम्स हैं वो हमें देखने के लिए मिले। पहला आउटकम क्या था, इकोनॉमिक फाउंडेशन, ठीक है। इकोनॉमिक फाउंडेशन क्या था कि मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट और सेकंड जो 5 ईयर प्लान था उसमें बहुत सारे इनिशिएटिव भी लिए गए थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जहां एग्रीकल्चर से रिलेटिव इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे कि कई सारे मेगा डैम्स जो है वो बनाए गए, जैसे कि आपका भाखरा नांगला जो डैम है इसको जो है बिल्ड किया गया, ठीक है। हीराकुंड डैम जो बिल्ड किया गया, किसके लिए, इरिगेशंस और साथ ही साथ पावर जनरेशन के लिए, जो कि एग्रीकल्चर के साथ साथ दूसरे सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है सेकंड 5 ईयर प्लान के थ्रू बेसिकली जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, है ना, उसको जो है टारगेट किया गया। देश में कई सारे स्टील प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ठीक है, डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स, जैसे कि अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में DRDO, ठीक है। तो कई सारी ऐसी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उसको सेकंड 5 ईयर प्लान के थ्रू स्टार्ट किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया गया, ट्रांसपोर्टेशन को इंप्रूव किया गया, कम्युनिकेशन को जो है वो इंप्रूव किया गया, ताकि जो हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हो सके। उसके बाद जो सेकंड हमें आउटकम देखने के लिए मिला, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का फोकस किस पे था, एग्रीकल्चर पे था, तो जो सेकंड आउटकम था हमारे 5 ईयर प्लान्स का वो ये था कि आपको पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम में हमारे एग्रीकल्चर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। और वो प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए कुछ हमें लैंड रिफॉर्म्स भी जो है वो लेने पड़े। अब वो प्रॉब्लम्स क्या थी, ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं तो उस टाइम में हमारे देश में जमींदारी सिस्टम हुआ करती थी, ठीक है। अब जमींदारी सिस्टम आपको पता है भाई क्या होते थे, ये जमींदार्स होते थे जिनके पास बेहिसाब ज़मीनें होती थी, जो क्या करते थे कि दूसरे जो किसान हुआ करते थे, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, उनसे वो खेती करवाते थे और उनकी कंडीशंस भी कितनी पुअर थी, उनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिलती थी, ठीक है। वो कई जनरेशन से उनकी जो फैमिली है उस लैंड पे खेती करती आ रही थी, लेकिन उस पर उनका कोई जो है वो अथॉरिटी नहीं थी। इसके साथ साथ जो हमने देखा था कि हिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे जो ज़मींदार थे वो जो फार्मर्स थे उनका क्या करते थे, एक्सप्लॉयटेशन करते थे और उनकी ज़मीनें कैसे उनसे हड़प लेते थे। तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें थी वो जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में थी, जिनको हमें क्या करना था, सॉल्व करना था। मैंने आपको बताया ना कि भाई गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव तो लिया, भाई फर्स्ट 5 ईयर प्लान के थ्रू इसको फोकस किया गया कि कैसे हम एग्रीकल्चर को इंप्रूव करें, लेकिन एग्रीकल्चर की अपनी कुछ समस्याएं भी थी, कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। जब तक हम उसको टैकल नहीं करेंगे तब तक एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव नहीं कर सकते। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ लैंड रिफॉर्म्स भी जो है वो किए। अब वो लैंड रिफॉर्म्स बेसिकली क्या थे कि जो जमींदारी सिस्टम था उसको क्या कर दिया गया भाई, एबोलिश कर दिया गया, ठीक है। जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनको जो ज़मीनें थी उनको ऑनरशिप दिया गया जो उस पर खेती कर रहे थे, ठीक है। इसके साथ साथ टेनेंसी रिफॉर्म्स लेके आए गए। भाई टेनेंसी रिफॉर्म्स मतलब कि जो मान लो जो लेबर है, जो फार्मर्स है, जो दूसरे की ज़मीन पर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका राइट भी जो है वो इंश्योर हो सके, ठीक है। उनकी जो राइट्स हैं उनको इंश्योर किया जा सके, उनको एक फेयर रेंट जो है, मतलब फेयर का मतलब जैसे मैं बोलूँ एक जो प्रॉपर उनको लेबर मिलना चाहिए, जो उनको दिहाड़ी मिलनी चाहिए वो उनको मिले, तो उनके राइट्स को भी इंश्योर जो है गवर्नमेंट करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने टेनेंसी रिफॉर्म्स वो लेके आए। इसके साथ साथ लैंड सीलिंग। अब लैंड सीलिंग बेसिकली क्या था कि लैंड सीलिंग मतलब कि एक लिमिट लगा दी गई, भाई इस लिमिट तक ही आप जो है वो जो ज़मीनें हैं उसको रख सकते हैं, और उसके बाद जो सरप्लस लैंड है वो क्या किया गया, जो लैंडलेस फार्मर्स है उसको
देने की बात की गई। इसके साथ साथ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और हमें चीज़ देखने के लिए मिलती है वो थी भूदान आंदोलन या ग्रामदान आंदोलन। अब ये जो भूदान आंदोलन है इसको किसने शुरू किया था? इसको शुरू किया था विनोबा भावे ने। ठीक है, अब ये क्यों शुरू किया गया था कि जो गाँव में जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाए कि भाई जो ज़मीनें हैं है ना, जिनके पास बेहिसाब ज़मीनें हैं, तो वो अपनी खुद की वॉलंटरी वो क्या करें कि वो जो ज़मीनें हैं सरप्लस जो उनके पास ज़मीनें हैं वो लैंडलेस जो फार्मर्स हैं उनको डोनेट कर दें और ज़मीनों को क्या किया जाए, रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ठीक है ना, क्योंकि जो ज़मींदार हैं उनके पास काफ़ी अमाउंट में जो है वो लैंड है, लेकिन जो कुछ फार्मर्स हैं जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है, तो लैंड का क्या हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो और जो फार्मर जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो वॉलंटरी क्या करें, लैंड को डोनेट कर दें। और कुछ हमें देखने के लिए भी मिला कि आचार्य विनोबा भावे का जो ये मूवमेंट था, मतलब इसमें कई सारे फार्मर्स ने अपनी ज़मीनें दान भी की। ठीक है, अब उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, भाई ये भी लगा दिया गया कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, तो उसको कैसे हम इम्प्रूव करें कि एक हद तक जो है हम लैंड को रख सकते हैं। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स थे लैंड रिफॉर्म्स को लेके जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें इंप्रूव देखने के लिए मिले। लेकिन ये लैंड रिफॉर्म्स थे, ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं थे। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट ने ये जो इनिशिएटिव्स लिए वो रियलिटी में, ठीक है, मैं अगर बात करूँ ग्रास रूट लेवल पे इसका इंप्लीमेंटेशन देखने के लिए नहीं मिला। क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि अगर कोई कानून बनता है तो उसका तोड़ भी निकाल लिया जाता है ना। तो जो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव्स लिए, जमींदारी सिस्टम को एबोलिश किया, ठीक है, और जो एक लिमिट लगा दी कि भाई इस लिमिट तक अब जो है आप लैंड रख सकते हो, तो रियलिटी में इतनी कारगर तरीके से जो ये लैंड रिफॉर्म्स है वो हमें देखने के लिए नहीं मिले, जिसके कारण जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी वो जैसे की तैसी बनी रही और आज भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, अब उसके बाद जो तीसरा मेजर इनिशिएटिव था वो क्या था? तीसरा मेजर इनिशिएटिव वाज ग्रीन रिवोल्यूशन। अब ग्रीन रिवोल्यूशन क्या था? अब ग्रीन रिवोल्यूशन बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो थी वो हमें देखने के लिए मिल रही थी और इंडिया में जो है हमने जो है स्पेशली अगर हम बात करें इस टाइम में, तो बिहार में एक बहुत बड़ा हमें जो है वो फेमाइन देखने के लिए मिला, फूड क्राइसिस देखने को मिला। तो अब देश को इससे कैसे बाहर निकाला जाए, ठीक है, कैसे हम सेल्फ सफिशिएंट बने इन मैटर ऑफ फूड, कैसे फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। तो अब इसके लिए गवर्नमेंट को जो है एक बड़ा मेजर इनिशिएटिव लेना कंपलसरी हो गया था और ऐसे में जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा मेजर इनिशिएटिव लिया गया जिसको हम ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में और उसके साथ साथ व्हाइट रिवोल्यूशन के बारे में भी हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडिया ने जो है फूड क्राइसिस को फेस किया, ठीक है, कैसे हमने इस चैलेंज को फेस किया, कैसे हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रीन रिवोल्यूशन को लेके आए और आज भारत जो है कैसे एक सेल्फ सफिशिएंट, अगर हम बात करें कि खाने के मामले में, फूड के मामले में अब हम क्या हो गए, आत्मनिर्भर हो गए। हम इतना प्रोडक्शन करते हैं, जैसे अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा हमारे जो वेस्टर्न यूपी की जो स्टेट्स हैं, तो ये हम इतना प्रोडक्शन करते हैं कि हम अपने खुद के साथ साथ अब उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये हम यहाँ तक कैसे पहुँचे इसको हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जो है ये जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।